नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को ये सर्वे दी था कि इस चैनल के माध्यम से मैंने सहायक अध्यापक एलटी, पीजीटी, टीजीटी और यूसेट टेट के लिए यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड यहाँ पर श्रृंखलाएँ प्रारंभ की हैं। इसी कड़ी में आज हमारा प्रैक्टिस सेट आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। प्रैक्टिस आज हमारा 7वां ये रहने वाला है। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का। देखिए दोस्तों, इस कड़ी का पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि दूरदर्शन निम्न में से किस श्रेणी में आता है। देखिए, दूरदर्शन के अंतर्गत अगर हम बात करें तो दूरदर्शन शैक्षिक गतिविधियों के अंतर्गत ये किस श्रेणी में आता है, ये आपको बताना है। देखिए, दृश्य सामग्री के अंतर्गत आता है, श्रवण सामग्री के अंतर्गत आता है, या दृश्य श्रवण सामग्री या सहायक सामग्री के अंतर्गत। देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो आपका सी और दृश्य श्रवण सामग्री। देखिए, हम इसमें चलचित्रों को देख भी सकते हैं और क्या अपने कानों से उस चीज़ को सुन भी सकते हैं, उस चीज़ का रसास्वादन भी हम पा सकते हैं। ठीक है, इसमें दो चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो चलचित्र होते हैं, एक उसके द्वारा जो बोले गए जो शब्द होते हैं उसे कहीं ना कहीं हम अपने कानों के माध्यम से उसे सुनते हैं। तो ये दूरदर्शन की श्रेणी के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, देखिए दूसरा प्रश्न है, चलचित्र शिक्षण का सोपान है। चलचित्र शिक्षण का कौन सा सोपान है, ये आपको बताना है। देखिए, स्वयं की तैयारी के लिए है, या प्रदर्शन कक्ष की तैयारी के लिए है, या चलचित्र प्रदर्शनी के लिए, या फिर ये सभी। देखिए, अगर जहाँ पर हम चलचित्र की अगर बात करते हैं वहाँ पर स्वयं की तैयारी भी यहाँ पर देखी जाती है, पर जो यहाँ पर हम प्रदर्शन कर रहे हैं उसकी कक्ष की तैयारी भी हम देखते हैं, और चलचित्र का प्रदर्शन जिस कमरे में एग्जीक्यूशन लगाई गई है वहाँ पर भी हम देखते हैं। तो इसके अंदर हम सभी चीज़ों का अनुसरण करते हैं। ठीक है, अब देख पा रहे होंगे आप तीसरा प्रश्न, दूरदर्शन शिक्षण का गुण है। कौन सा गुण है आपको ये बताना है। देखिए, 4 ऑप्शन दिए हैं। मेरे ऑप्शन बताने से पूर्व ही आप अपना ऑप्शन यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका स्वयं का यहाँ पर मूल्यांकन होगा कि आपको इसका प्रश्न आता है या नहीं आता है। मेरे बताने से पूर्व अगर आपने गलत किया है तो आपको कितनी और मेहनत की ज़रूरत होगी, तो इससे अपना आकलन कर सकते हैं। ठीक है, दूरदर्शन शिक्षण का गुण है, क्या गुण है। देखिए, कार्यक्रम से छात्रों और शिक्षकों दोनों के दृष्टिकोण में विशालता आती है, या बी आपका छात्र नवीनतम विचारों और दृश्यों से परिचित होते हैं, या सी आपका दूरदर्शन कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा के एकता लाते हैं, या डी उपरोक्त सभी। तो जो तीसरा है, तो तीसरे का कौन सा ऑप्शन आपका सही है ये आपको बताना। देखिए, ये तमाम चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत, जो दूरदर्शन शिक्षण के अंतर्गत। देखिए, हम छात्रों और जो शिक्षकों के दृष्टिकोण में भी हम विशालता चीज़ें लाते हैं, नई चीज़ों का भी परिचय होता है, विचारों का, दृश्यों का भी वो होता है, तमाम चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, चौथा प्रश्न आप देख पा रहे हो, श्रवण साधन के रूप में प्रारंभ में विद्यमान था। क्या विद्यमान था। ठीक है, दूरदर्शन था, या संगणक था, या आकाशवाणी था, इनमें या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा जो हमारे देश में सबसे पहले जो श्रवण साधन जो उपलब्ध था संसाधन के रूप में, वो आकाशवाणी से हम तमाम चाहे न्यूज़ हो या गाने हो, किसी भी प्रकार की खबरों का हम यहाँ पर इस चीज़ का श्रवण करते थे, इस चीज़ से सुनते थे। ठीक है, अब देखिए 5वें नंबर का प्रश्न है, निम्न में शिक्षण का परंपरागत साधन है। देखिए, शिक्षण कार्य का जो परंपरागत साधन क्या है, श्यामपठ है, या पाठ्य पुस्तक है, या कहानी है, या फिर ये सभी आपको ये बताना है। देखिए, हम जहाँ पर शिक्षण की बात करते हैं तो वहाँ पर आपका श्यामपठ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, पाठ्यक्रम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कहानियों के माध्यम से भी, और ये आपका अगर हम बात करें 5वें का, ये सभी सत्य हैं। ठीक है, 6ठे नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे, दृश्य सहायक सामग्री निम्नलिखित है। क्या है, चार्ट है, मानचित्र है, रेखा है, या सभी। तो इसका भी जो उत्तर है आपका बी न डी सभी सत्य है। ठीक है, अब देखिए, श्रवण सहायक सामग्री नहीं है। कौन सी श्रवण सामग्री नहीं है। देखिए, रेडियो है, या ग्रामोफोन है, या टेप रिकॉर्डर है, या ग्राफ। तो इसका मुझे लगता है सभी ने आंसर समझ लिया होगा, क्योंकि हम रेडियो के माध्यम से सुन सकते हैं, ग्रामोफोन के माध्यम से भी हम सुन सकते हैं, टेप रिकॉर्डर के माध्यम से हम चीज़ों को सुन सकते हैं, गानों को, और ये ग्राफ जो है हम इसके माध्यम से कुछ भी श्रवण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका गलत है। अब देखिए 8वें नंबर का प्रश्न, यांत्रिक सहायक सामग्री निम्न में से है। क्या है। देखिए, प्रोजेक्टर है, या फिर एपिडास्कोप है, या फिल्म स्टीम, या फिर ये सभी।
तो आप क्या है यांत्रिक, ये सभी चीज़ें क्या आते हैं, अगर हम देखें ये सभी चीज़ें हमें क्या करते हैं, यांत्रिक चीज़ें हैं। देखिए ये सभी यांत्रिक वस्तुएं हैं, इसी के माध्यम से सहायक सामग्री की उपलब्ध होती है। ठीक है, अब देखिए 90 नंबर का प्रश्न क्या है, क्या कह रहा है, नाटक जिस श्रेणी में आता है वह है, क्या है, नाटक किस श्रेणी में आता है, दृश्य श्रवण सामग्री में, दृश्य में आता है, श्रवण में आता है, यांत्रिक में आता है। तो इसका जो सही आंसर है हम कि ये दृश्य श्रवण सामग्री के अंदर, क्योंकि जब कोई व्यक्ति विशेष किसी नाटक का परफॉर्मेंस करता है तो हम अपने आंखों से उसकी नाटक की गतिविधियों को देखते हैं और उसके द्वारा जो बोले गए शब्द हैं उनको हम सुनते हैं। ठीक है, ये इसके अंतर्गत आता है। अब देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, पाठ्य वस्तु को रोचक, सरल, प्रभावशाली और सुगम हृदय गाही जिसके माध्यम से बनाया जाता है वह कहलाती है, क्या कहलाती है, आपको बताना है। ठीक है, हम पाठ्य पुस्तक को कैसे रोचक बनाते हैं, सरल कैसे बनाए, उसका प्रभाव कैसे पड़ना चाहिए, वो कितना सुगम होना चाहिए और किसी के हृदय में किस प्रकार से उसे बसना चाहिए, वो तमाम चीज़ें देखिए शिक्षण विधियों से, अधिगमन विधि से, या शिक्षण सहायक सामग्री से, दृश्य श्रवण सामग्री से, तो इनमें से कौन सा प्रश्न सही है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है आपका वो आपका सी, आपका शिक्षण सहायक सामग्री से ये संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये चैनल से आपके लिए हेल्पफुल चीज़ें लग रही होंगी ये, तो प्लीज़ इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए 11 नंबर का प्रश्न, किसी विद्यालय में छात्र शिक्षक के कार्यों के प्रतिफल करते हैं वे ऐसे शिक्षक से सर्वाधिक हानिकारक तरीके से प्रभावित रहते हैं। जो शिक्षक क्या करते हैं, देखिए अब देखिए छात्रों को स्नेह करते हैं, या कहने का मतलब है छात्रों को प्यार करते हैं, या फिर आपके छात्रों को पढ़ाने से कतराते हैं, या छात्रों को अनुचित गृह कार्य देते हैं और उनकी अपेक्षाएं करते हैं, या समवयगात्मक अस्तित्व एवं दुर्बलता का परिचय वाले होते हैं। तो इसका कौन सा 11 का कौन सा आंसर सही है, तो आपको मैं बता दूं उसका जो आंसर सही है आपका, ये आपके समवयगात्मक अस्थिरता, दुर्बलता चरित्र वाले जो शिक्षक होते हैं। ठीक है, अब देखिए 12वें नंबर का प्रश्न को हम देख लेते हैं। वो कह रहा है कि आधुनिक शिक्षार्थियों के अनुसार छात्र समिति को निम्नलिखित कार्य नहीं करना चाहिए। अब क्या नहीं करना चाहिए, देखिए प्रशासन की बागडोर को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, छात्र मनोबल ऊंचा रखने वाली विधियां, या फिर पाठ्यक्रम या पाठ्य सामग्री क्रियाओं हेतु संगठन का निर्माण, या प्रजातांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नेता का निर्माण। तो क्या नहीं करना चाहिए ये आपको बताना है। देखिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए कभी भी हो जब कोई आधुनिक शिक्षार्थियों के अनुसार अगर हम बात करें तो आजकल क्या करना चाहिए, बच्चों को जब जो शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, या चाहे उच्च शिक्षा की ग्रहण करते हैं या प्राथमिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा, तो प्रशासन की बागडोर को अपने हाथ में कभी भी नहीं लेना चाहिए। देखिए प्रशासन द्वारा जो भी नियम कानून है उन नियम कानून को किसी भी छात्र छात्राओं को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 13वें नंबर का प्रश्न है, नेतृत्व केवल उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसमें गुण होता है। किस चीज़ का गुण होता है, देखिए सामान्य व्यक्ति जैसा, या उच्च आदर्शों का, या फिर प्रतिष्ठिता, या फिर क्रूरता। तो किसका, प्रतिष्ठा या क्रूरता, या सामान्य व्यक्ति या उच्च आदर्शों वाला व्यक्ति। गुण क्या होना चाहिए ये आपको बताना है। देखिए अगर हम गुणों की बात करते हैं तो उच्च आदर्शों का, ठीक है, नेतृत्व केवल उसी व्यक्ति को करना चाहिए जिसमें कौन सा गुण होना चाहिए, उच्च आदर्शों का गुण उसके अंतर्गत होना चाहिए। 14 नंबर का प्रश्न देखिए, यदि आपकी कक्षा में एक छात्र नाखून काटने और चबाने की आदी है तो आप उसके व्यवहार संबंधी निष्कर्ष निकालेंगे। किस प्रकार से आप उसके व्यवहार में निष्कर्ष निकालेंगे, अत्यधिक ऊर्जा की उत्पत्ति करोगे, या फिर संवेगात्मक असंतुलन का प्रतीक है, या किसी विटामिन विशेष का शरीर में अभाव है, या ग्रंथियों के रस्ताव अनियमित है, स्राव अनियमित है, ये बताना। तो ऐसे बच्चों को क्या होता है, देखिए वो सामूहिक असंतुलन का प्रतीक वो बच्चे होते हैं जो अपने नाखून इत्यादि को चबाते रहते हैं। ठीक है, हमेशा उनमें हाथ अपने मुंह में डाले रहते हैं, तो वो चीज़ गलत है। 15 नंबर का प्रश्न देख पा रहे हो, आप अपने छात्रों में भ्रम के महत्व को कैसे उत्पन्न करोगे। शर्म किस प्रकार से कि मेहनत की जो चीज़ें हैं आप अपने बच्चों पर किस प्रकार से उसमें डेवलप करोगे। ठीक है,
छात्रों को श्रम संबंधित साहित्य को पढ़ने को कहेंगे, या छात्रों को श्रम करने के व्यवहारिक अवसर प्रदान करोगे, या स्वयं भी छात्रों के समक्ष श्रम करके उदाहरण प्रस्तुत करोगे, अपने छात्रों को श्रम के महत्व पर भाषण दोगे। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए आप ये बताइए। देखिए आप जो समझ रहे हो इसका उत्तर सही है बिल्कुल भी, स्वयं भी छात्रों के समक्ष श्रम के उदाहरण करके प्रस्तुत करोगे। देखिए आप किसी बच्चे को किस प्रकार से मोटिवेशन करते हो, आप कहते हो कि भैया काम करना चाहिए, तो काम कैसे करना चाहिए आपको करके बताना पड़ेगा कि इस प्रकार से काम करना चाहिए, तो ये चीज़ें होनी चाहिए, तो वो बच्चा भी उस चीज़ को तुरंत फॉलो करता है। ठीक है, देखिए 16 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सा पद श्रेष्ठ नागरिक गुणों को विकसित करने का उपाय नहीं हो सकता है, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। छात्रों को क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का प्रायः ज्ञान कराया जाए, या छात्रों को सत्य, तथ्य, कल्पना एवं झूठ में विवेकशीलता भेद करने का प्रशिक्षण दिया जाए, या छात्रों को सामाजिक समस्याओं की नग्न सच्चाई का एहसास कराया जाए, या फिर छात्रों में प्रभावी चिंतन की जड़ें सिंचित की जाए। तो इसमें से कौन सा कथन ये सत्य होना चाहिए, ये आपको बताना है। बताइए, चलिए मेरा आंसर देने से पहले आप बताओ। देखिए बच्चों, इसका जो सही आंसर है वो आपका सी है। छात्रों को सामाजिक समस्याओं की नग्न सच्चाई का एहसास कराया जाए, तभी जाके जो श्रेष्ठ नागरिक के गुणों को विकसित करने में करने का उपाय नहीं हो सकता है ये। ठीक है, अगर हम किसी ऐसे श्रेष्ठ नागरिक को विकसित करने की बात करते हैं, या फिर ऐसे व्यक्ति को उच्च श्रेणी में रखने की बात करते हैं, उसको क्या चीज़ें सिखाना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं हो सकता उसके अंदर। ठीक है, छात्रों को सामाजिक समस्याओं की नग्न सच्चाई का एहसास कराया जाए। ठीक है, अब देखिए 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक उत्तम शिक्षक का पहचान चिन्ह नहीं है। इसमें से पहचान चिन्ह नहीं है शिक्षक का। देखिए, उसे स्कूल में होने वाले प्रोग्रामों का ज्ञान नहीं, या उसे किशोरों के मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं, उसे अपने विषय वस्तु के उद्देश्य का ज्ञान नहीं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आपको बताना। देखिए दोस्तों 17 नंबर का प्रश्न है, आपका आंसर क्या होना। देखिए उसे अपने विषय वस्तु के उद्देश्य का ज्ञान नहीं है। ठीक है, अब देखिए 18 नंबर का प्रश्न हम देखते हैं। 18 नंबर में क्या करें, यदि बालकों में अंतर वैयक्तिक संबंधों की पुनर्स्थापना करनी है, तो शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों को स्वतंत्र छोड़ दे, या उनके शारीरिक संगठन को ध्यान में रखे। ठीक है, या उनके सामाजिक संवेगात्मक विकास का अध्ययन करे तथा अंतः व्यक्ति संबंधों की ओर प्रेरित करे, या फिर आपका डी मानसिक विकास तथा सामाजिक परिवेश का अध्ययन करे। तो इसमें से कौन सा प्रश्न सही होना चाहिए, इसका कौन सा आंसर सही है, ये आपको बताना है। देखिए 18 का, देखिए ये है मानसिक विकास और सामाजिक परिवेश का अध्ययन करें। ठीक है, 19 नंबर का प्रश्न, संप्रेक्षण में सन्निष्ठता का निर्धारित तत्व है क्या है। आर्थिक स्थिति है, या आकर्षण है, या सामाजिक रूढ़ियाँ हैं, या फिर सामाजिक नियम। तो क्या है ये आपको बताना है। देखिए 19 का, देखिए सामाजिक नियमों से हमेशा इंसान क्या होता है, बेदार रहता है। ठीक है, अब देखिए हम बात करेंगे 20वें नंबर का प्रश्न, छात्रों में श्रेष्ठ संस्कारों का विकास करना आप क्यों आवश्यक मानते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, ऐसे क्यों संस्कार छात्रों के अंदर होने चाहिए, सर्वश्रेष्ठ संस्कार छात्रों के अंदर होने चाहिए, क्यों आवश्यक है ये। देखिए संस्कार व्यक्ति को संकुचित बना देता है, या संस्कार चरित्र निर्माण करते हैं, या मैं संस्कारों पर विश्वास नहीं करता हूँ, संस्कार व्यक्तित्व का भ्रमण कराते हैं। तो इसमें से कौन सा सही है। देखिए इसमें क्या होता है, संस्कार हमेशा क्या है, चरित्र का निर्माण करता है। जो अपने संस्कारों से, किसी भी बच्चे के चरित्र से उसके संस्कारों का पता चलता है। ठीक है, संस्कार कैसे हैं, चरित्र का निर्माण कैसा है, वो तमाम चीज़ों का अध्ययन पता चल जाता है। देखिए एक सेकेंडरी विद्यालय में छात्रों के सामाजिक और प्रजातांत्रिक गुणों को विकसित करने के लिए उत्तम शिक्षण विधि कही जा सकती है, क्या कहा जा सकता है, ये बताइए। देखिए यहाँ पर दिए हुआ है भूमिका अभिनीत करके, या फिर रटने की विधि, या प्रोजेक्ट विधि, या व्याख्यान विधि। तो इसमें से क्या होना चाहिए आपके दृष्टिकोण से, ये आपको बताइए। देखिए अगर मैं बात करूं तो इसमें भूमिका अभिनीत करके
की जाती है शिक्षण, उत्तम शिक्षण की विधि कहा जा सकता है इसको। देखिए अब देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होगे 22वें नंबर का प्रश्न, 22वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, नेता को अपने समूह में गतिशील प्राणवायु फूकने के उद्देश्य से होना चाहिए। कैसा होना चाहिए नेता को, ठीक है, वह समूह के सांस्कृतिक सामाजिक आकांक्षाओं पर खरे उतरे, वह अपने समूह के प्रत्येक सदस्य की भावनाओं का उचित सम्मान करे, वह स्वयं मनमानी करे तथा अनुचित आदेशों का प्रस्ताव करे, या अपना वर्चस्व बनाए रखे और सब कुछ अनसुना कर दे। तो 22वें नंबर का ये जो प्रश्न है, तो इसका कौन सा आंसर सही होगा आपको बताने इसका। तो इसका जो आंसर होगा 22वें का वह आपका वह समूह के सांस्कृतिक सामाजिक आकांक्षाओं पर खड़े उतरे, ठीक है। अब देखिए 23वें नंबर का प्रश्न है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में आजकल जिन शिक्षकों की सर्वाधिक आवश्यकता अनुभव की जा रही है वे हैं क्या हैं, जो आदर्श व्यक्तित्व जीवन में हामी हो, जो भारतीय मूल्यों के छात्रों में भली भांति प्रकार से प्रतिस्थापित कर सके, अलग अलग प्रकृति और उद्देश्य वाले व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति जो काफ़ी प्रौढ़ और परिपक्व व्यक्तित्व वाले हो। तो 22वें नंबर का न 23वें नंबर का जो प्रश्न है इसका क्या आंसर होना चाहिए दोस्तों, इसका जो होना चाहिए आंसर वो होना चाहिए जो भारतीय मूल्यों को छात्रों में भली प्रकार से प्रतिस्थापित कर सके, ऐसे शिक्षक की आजकल सर्वाधिक भारतीय परिवेश में आवश्यकता है। देखिए अब 24वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो, यदि आप अपने बालकों में अतिरिक्त सुरक्षा के भाव उत्पन्न करने में सफल हो जाते हैं तो इसमें जो मनोसामाजिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होगी वह है, बालक निडर कल्पनाशील बन जाए, या बालक बात बात पर झड़क डालू तथा दूसरों को चोट पहुंचाने में संतुष्ट ढूंढने लगे, या बाल अपराधी बन सकता है, बालक अत्यधिक क्रोधित जिद्दी तथा आक्रामक बन जाएगा। तो क्या इसको होना चाहिए, क्या कठिनाइयाँ सामाजिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी वह है आपको बताना है 24वें का। देखिए 24वें का अगर मैं बात करूँ ये है आपका डी, बालक अत्यधिक क्रोधित जिद्दी तथा आक्रामक बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए 25वें नंबर का प्रश्न है, कक्षा में तिरस्कृत बालक का संभावित व्यवहार होगा, ठीक है, यह भगोड़ा जैसा होगा, नकारात्मक होगा, उत्साही होगा, या क्रोधपूर्ण होगा। तिरस्कृत जो बच्चा होता है, ठीक है, उस बच्चे का क्या होना चाहिए, यह उत्साहित होता है वो बच्चा, ठीक है, उसका व्यवहार हमेशा उत्साहित, इसका जो सही आंसर है वो आपका नकारात्मक रहेगा। देखिए हम किसी भी बच्चे को अगर हम क्लास में यदि उसको नकारते हैं या उसको तिरस्कारते हैं तो क्या होगा, उसका जो संभाविक जो व्यवहार है उसका व्यवहार में कहीं ना कहीं नकारात्मकता आएगी। वो देखेगा कि टीचर मेरे साथ किस प्रकार से भेदभाव कर रहा है, तो उसकी वजह से उसमें एक गुस्सा भरेगा और कहीं ना कहीं वो नकारात्मकता की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। देखिए 26वें नंबर का प्रश्न, यदि आप अपने दैनिक कार्यों को ठीक समय पर पूरा करते हैं तो आपकी जीवन शैली मूक संप्रेषण देती है कि आप समय बर्बाद नहीं करते हैं, एक मशीन है, समय के बोध के प्रति सशक्त है, ये समय की पाबंदी है। तो क्या होना चाहिए, देखिए इसमें क्या होता है, समय के बोध के प्रति सतर्क है, ठीक है। आपका सी वाला जो प्रश्न है वो सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे आप 27वें नंबर का प्रश्न है, यद्यपि शिक्षण व्यवसाय की सफलता के अनेक कारक होते हैं, फिर भी नीचे दिए गए कारकों में आप किसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं कि शिक्षण व्यवसाय की सफलता के अनेक कारण हो सकते हैं, जो नीचे दिए हैं उसमें कौन सी चीज़ आपको सर्वश्रेष्ठ आपको लगती है वो आपको बताना है। सुंदर व्यक्तित्व, कम वेतन की क्षतिपूर्ति हेतु अन्य स्रोतों की खोज, उच्च सामाजिक पृष्ठभूमि होनी चाहिए, या फिर समाज की शिक्षक की मधुर वाणी तथा भाषा का अधिकार होना चाहिए। तो क्या आप बताइए, जल्दी इसका आंसर दीजिए, मेरे बताने से पहले आंसर दीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका सी है, उच्च सामाजिक पृष्ठभूमि होनी चाहिए, सर्वश्रेष्ठ उसके माना जाता है, ठीक है। अब 28वें का देखिए, यदि एक शिक्षक की शिक्षण क्षमताओं से परिचय होना है तो उसकी कक्षा
में देखना चाहिए कि एक दक्ष शिक्षक अपने छात्रों में विकसित करता है। कैसे वो विकसित करता है? देखिए, एक शिक्षक में जो शिक्षण की जो क्षमताएं होती हैं, उसको जो पढ़ाने की जो कलाएं होती हैं, उसका परिचय होना तो आवश्यक है। और उसको कक्षा में किस प्रकार से देखना चाहिए कि भैया जो कक्षा में जो बहुत ज़्यादा विद्वान शिक्षक है, वो शिक्षक अपने छात्रों को किस प्रकार से विकसित कर रहा है। देखिए, तालिका, अज्ञातकारिता एवं दंड प्रतिक्रिया, एक विशेष समूह में विचार कथनों की समरूपता, या करनी और कथनी में एक रूपता, या एक सुनिश्चित व्यवहार करने की पद्धति। 28वें नंबर का प्रश्न है, तो इसका जो सही आंसर होगा एक सुनिश्चित व्यवहार करने की पद्धतियाँ जो होना चाहिए। डी वाला जो ऑप्शन है इसका एकदम सही है। देखिए, 29वें नंबर का प्रश्न, आपकी कक्षा में एक छात्र नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो वह अनुनय विनय करता है तथा उसके नकल क्योंकि उच्च कारण व्यक्त करने में असफल रहता है। ऐसी परिस्थिति में आप क्या निर्णय लेंगे? देखिए, कभी आपकी परीक्षा कक्षा में ड्यूटी लगती है तो उस दौरान क्या होता है, कोई बच्चा नकल करते हुए आपको दिखता है तो आप उसे पकड़ते हैं। तो जब उससे आप पूछते हो कि भैया आप नकल क्यों कर रहे हो, तो ऐसी परिस्थिति में वो आपको उसका सही कारण नहीं बता पाता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या डिसीजन लोगे? तो 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए, पहला ऑप्शन दिया है, आप शिक्षक की हैसियत से ये सोचोगे कि जो कुछ उसने किया वह अधिक महत्वपूर्ण है बजाय उसकी खोजबीन करने की उसने नकल की। ठीक है। या फिर आप उसे मनोचिकित्सक के पास इस आशय से भेज देंगे कि उक्त छात्र वास्तविकता से मुखर रहता है और उक्त उसको उचित उपचार की तत्काल आवश्यकता है। आप समझोगे कि छात्र अब भी आपसे झूठ बोल रहा है तथा धोखा दे रहा है। आप उस बालक के इस तर्क से पूर्ण सहमत हो जाएंगे। तो क्या करना चाहिए हमें? तो इस कंडीशन में सबसे बड़ा ये प्रश्न चिन्ह उठता है, क्योंकि कई बच्चों का इसमें भविष्य भी दांव पर लगा रहता है। तो उसे मनोचिकित्सक के पास इस आशय से भेज देंगे कि उक्त छात्र वास्तविकता के मुखर रहता है और अतः उसको उचित उपचार की तत्काल आवश्यकता है। तो जो इसका 29वें का बी है वो एकदम सही है। ठीक है। देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 30 नंबर का प्रश्न, कंप्यूटर संचार समय बोध संप्रेषण के निर्धारण तत्व हैं। कार्य संलग्नता, समय चेतना, या ए बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। 30वें नंबर का प्रश्न है, तो ये इसका अगर हम बात करें तो समय चेतना इसका सही आंसर है। ठीक है। देखिए, 31वें नंबर का प्रश्न है, संख्याओं का युग्म चुनिए जो सर्वगुण के अभाव के कारण समूह का अंग नहीं है। 16, 18 या 56, 63 या 96, 108 या 86, 99। तो कौन सा ये युग्म चुनना है जो सर्वगुण के अभाव के कारण समूह का अंग नहीं है? तो ये अंग कैसे नहीं है, तो इसका अगर हम उत्तर बताएं आपको तो ठीक है। तो 31वें का क्या है आपका? डी है, इसमें कोई भी नहीं है। अब कैसे नहीं है आपको बताओ। देखिए, 16, 18 अगर हम देखें तो उसके इक्वल अगर हम देखें तो 8 माइनस 9 होता है। तो 56 और 63 को अगर देखें तो 8 माइनस 9, तो 96 देखें तो 96 और 108 तो माइनस 8 माइनस 9, तो अगर 86 9 देखें तो इसमें भी हम क्या देखते हैं, 86 इक्वल टू 99। ये देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें 86 और 99 को छोड़ दें तो जितने भी पद हैं सभी में 8 और 9 का ही अनुपात हमें देखने को मिलता है। हर किसी में 8-9 का अनुपात आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो आपका डी होगा। देखिए, यहाँ पर दिया है कि 32वें का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में अक्षर को एक विशिष्ट नियम के अनुसार छोड़ा गया है। इस नियम का पालन करके किसमें क्या किया गया है ये बताना है आपको। देखिए, अब देखिए इसमें क्या किया है, ए सी जेड एक्स एफ जी
इसमें अगर हम देखेंगे ए से सी तक के हमने देखेंगे 2 पद होते हैं, सी से जेड तक 23 पद होते हैं, और हम जेड से अगर देखें तो एक्स तक 2 पद होते हैं। तो एक्स से एफ तक को अगर हम -18 की तरफ हम देखेंगे तो एफ से जी तक +1 पद होता है। तो इसी प्रकार से अलग अलग पदों को इसमें आप देखते चलिए गए तो इसमें जो पाओगे आपका 21 सी एक्स एफ यू आई आर, इसका जो उत्तर होगा वो आपका डी होगा। ठीक है, क्योंकि सी और एक्स के बीच आप देखोगे तो 21 का अंतर है, और x से f तक जाएगा -18 है, तो f से u तक देखोगे 15-18 होगा, तो ना +15 होगा। तो u से i तक अगर देखो -12 होगा, और i से r तक देखोगे तो +9 होगा। ठीक है, तो इसका ये वाला जो उत्तर होगा एकदम सही होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। 33वें नंबर का प्रश्न देखिए, यहाँ पर 14 दिया है, 19 दिया, 29 दिया, 49 दिया, 79 दिया है। अब कौन सा शब्द इसके अंतर्गत आएगा तो ये आपको बताएं। देखिए इसमें अगर हम श्रृंखला देखें, संख्याओं का अगर हम श्रृंखला को देखें तो किस प्रकार से श्रृंखलाएं दी गई है। देखिए 14 से 1 लेके चलो, देखिए ऐसे 1 से 1, ठीक है, 4 से 2 को ले जाओ, ठीक है, ऐसे 9 से आप 4 को ले जाओगे, ठीक है, 9 से 4 को ले जाओगे, और यहाँ पर 9 से यहाँ पर जो ले जाओगे अगला पद ले जाओगे। तो इसी प्रकार से क्या होगा, सभी में किसी में 5 का जो क्रम आ रहा है +5 आएगा, 14 से 19 में +5 आएगा, ठीक है, और 19 से 29 में +10 आएगा, ठीक है, और 29 से 49 में देखोगे तो +20, और 49 से आपके 89 में देखोगे तो उसमें +40 आएगा। तो 89 से आप 179 में देखोगे, 69 में देखोगे तो +80 आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्रम आ रहा है, ये लेके चलिए। तो इसका जो सही आंसर होगा तो वह आपका 169 होगा। ठीक है, तो 34वें नंबर का प्रश्न भी आप देख लीजिए, तो इसका जो आंसर होगा इसका पहला आपका सही होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर तो उसी प्रकार से जो पूर्व में मैंने बताया था उसी प्रकार से दिया हुआ है, उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी बनाना है, इसका बी सही है। ठीक है, अब 5 21 ये जो दिया है तो इसमें भी आपको 16 × 3 इस प्रकार से करना है, तो गुणा के हिसाब से करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका बी होगा। अब देखिए प्रश्नवाचक संख्या कौन सी है, इसमें आपको देखना है 2, 4, 6, 10 इसमें से कौन से है। तो प्रश्नवाचक संख्या आपकी 6 हो गया, क्योंकि 6 × 2 × 3 + 2 अगर हम बात करें तो 5 आता है। ठीक है, अब 3 दूनी 6, 3 और 2 को जोड़ोगे तो 5 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से होगा। और यहाँ पर 8 कैसे हो गया, 8 2 दूनी 8 ना 4 दूनी 8, और 2 + 4 + 2 6। ठीक है, इस प्रकार से ये क्रम आएगा। तो 38वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कह रहा है कि एक पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ बाईं ओर से 7वां और दाईं ओर छोर से और 14वां, पंक्ति में कुल कितने पेड़ हैं, तो ये आपको बताना है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए बाईं छोर से स्थान तक कर अगर हम देखें तो फिर दाएं ओर से स्थान तक अगर देखें तो इसमें 7 + 14 -1 = 21 -1 = 20। तो ये जो होगा आपके 20वें क्रम में ये होगा। ठीक है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।